नमस्कार, राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आरएस टीवी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हर साल 16 नवंबर का दिन देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रेस की आज़ादी और पत्रकारिता के आदर्शों और मूल्यों की स्थापना में राष्ट्रीय प्रेस दिवस एक अहम भूमिका निभाता रहा है और मौजूदा दौर में न केवल पत्रकारिता के तौर तरीकों में बदलाव आया है, बल्कि इस क्षेत्र में चुनौतियों का दायरा भी बढ़ गया है। आतंकवाद, युद्ध और हिंसा पीड़ित इलाकों में पत्रकारों की सुरक्षा भी एक अहम सवाल बनकर उभरा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बहाने पत्रकारिता से जुड़े तमाम सरोकारों और चुनौतियों पर पेश है आज का आरएस टीवी विशेष राष्ट्रीय प्रेस दिवस। देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर चल रही बहस के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पुरस्कारों को लेकर संजीदा होने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर उन्होंने आज कहा कि सम्मानित लोगों को पुरस्कार को संजो कर रखना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई लोगों को पुरस्कार से भी नवाजा गया। असहिष्णुता पर पुरस्कार वापसी के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अवार्ड की महत्ता को स्पष्ट करने की कोशिश की। राष्ट्रपति का कहना है कि देश में होने वाली घटनाओं पर बहस होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने अवार्ड का सम्मान करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कभी-कभी समाज में घट रही घटनाओं को लेकर संवेदनशील लोगों को परेशानी होती है। Sensitive minds sometimes get disturbed by some incidents in society. But expression of concern over such events should be balanced. Emotions should not overrun reason, and disagreement should be expressed through debate and discussion. इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मीडिया को खबरों को सनसनीखेज बनाने से बचने को कहा। There could always be a possibility of a drift in the news, and hence it becomes very imperative on the journalists to ensure that there is information and not so much as infotainment. दिल्ली में विज्ञान भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए 6 लोगों को सम्मानित किया। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को की गई थी। परिषद ने 16 नवंबर 1966 से काम करना शुरू किया। तब से हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वैसे प्रेस की आजादी और इससे जुड़े सरोकार हर दौर में अहम रहे हैं। इस लिहाज से राष्ट्रीय प्रेस दिवस की अहमियत और भी बढ़ जाती है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में प्रेस की अहम भूमिका रही, लिहाजा आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में ही प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में पहल की गई। पहले प्रेस आयोग ने प्रेस काउंसिल की स्थापना का विचार दिया और 16 नवंबर 1966 में पहली बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं इतिहास से गुजरती यह खास रिपोर्ट। प्रेस किसी भी लोकतांत्रिक देश में महज एक शब्द नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों में यकीन करने वाली किसी भी व्यवस्था में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाज के सरोकारों से लेकर आम आदमी की आवाज तक हर दौर में प्रेस ही वो जरिया है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मुखर करने का काम करता रहा है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, इसमें एक बड़ी भूमिका प्रेस की भी रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर कई बड़े समाज सुधारक और आंदोलनकारी किसी न किसी रूप में प्रेस से जुड़े रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान उस दौर में सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की सीमित आज़ादी के बावजूद प्रेस के जरिए इन सभी ने आज़ादी की अलग को जन जन तक पहुंचाया। यही वजह थी कि आज़ादी के बाद नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की आज़ादी को तब के कर्णधारों ने वरीयता की सूची में सबसे पहले रखा। 1954 में पहले प्रेस आयोग का गठन किया गया। इसका मकसद था प्रेस की आज़ादी को सुनिश्चित करते हुए पत्रकारिता में उच्च आदर्शों, मानदंडों और मूल्यों को बढ़ावा देना। पहले प्रेस आयोग ने इन तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेस काउंसिल के गठन का विचार रखा। इसके बाद 4 जुलाई 1966 में प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई।
16 नवंबर 1966 को राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने पहली बार विधिवत काम करना शुरू किया। तब से लेकर आज तक 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपातकाल के दौरान 1 जनवरी 1976 को प्रेस काउंसिल भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1978 में नया प्रेस परिषद अधिनियम लागू हुआ और इसी के आधार पर 1979 में नए सिरे से प्रेस काउंसिल कार्यरत है। बदलते दौर के साथ पत्रकारिता में काफी बदलाव हुआ। इंटरनेट, ब्लॉगिंग जैसे माध्यमों के आने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में विस्तार आया है। बदलते दौर में प्रेस की चुनौतियां भी व्यापक हुई हैं। ऐसे में पत्रकारिता के मूल्यों को बरकरार रखने में राष्ट्रीय प्रेस दिवस की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। मीडिया की मुश्किलों पर बार बार चर्चा होती रही है, मीडिया के बाहर भी और भीतर भी। संसद से लेकर प्रेस काउंसिल तक भारतीय मीडिया के हालात पर कई बार गंभीरता दिखाई गई, लेकिन जिन मुश्किलों की चर्चा 5 साल पहले शुरू हुई थी वो आज भी बरकरार हैं। आइए देखते हैं इस वक्त क्या है मीडिया की बड़ी चुनौतियां। देश में मीडिया के हालात पर नजर दौड़ाएं तो इसमें लगातार कारोबारी बेहतरी नजर आ रही है। टीवी चैनलों और अखबारों की संख्या बढ़ रही है और अब इंटरनेट पर कई बड़े मीडिया समूह भारी निवेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे मसले हैं जिन पर बार बार चिंता जताई जा रही है। इनमें क्रॉस मीडिया ओनरशिप, पेड न्यूज, विज्ञापनों पर निर्भरता, संपादकीय स्वायत्तता, नियमन का सवाल और सनसनीपन बेहद अहम है। पेड न्यूज की शुरुआत कब हुई इसका ठीक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अंदाजा नहीं है, लेकिन 2009 के आम चुनाव में ये बड़े पैमाने पर सामने आई। पहली बार देश भर में पेड न्यूज पर चर्चा तेज हुई। पेड न्यूज का मतलब ऐसी खबर से है जिसे पैसे लेकर छापा जाता है, यानी होता तो वो विज्ञापन है लेकिन शक्ल सूरत खबरों वाली होती है। 20 अक्टूबर 2011 को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज पर कड़ा रुख दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के बिसौली की विधायक उमलेश यादव की मान्यता रद्द कर दी और 3 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। पेड न्यूज पर यह देश की पहली कार्रवाई थी, लेकिन जिन अखबारों में खबरें छपी उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। मीडिया पर अगर हालिया अध्ययन की बात करें तो कई संस्थाओं ने लंबी चौड़ी सिफारिशें सौंपी, लेकिन हालात जस के तस हैं। इनमें जुलाई 2009 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ हैदराबाद की क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर आई रिपोर्ट, अप्रैल 2010 में पेड न्यूज पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, फरवरी 2013 में मीडिया ओनरशिप पर ट्राई का सलाह पत्र और मई 2013 में पेड न्यूज पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट बेहद अहम है। लेकिन इन तमाम कवायदों का ठोस नतीजा अब तक नहीं निकला। मई 2014 में विधि आयोग ने भी एक परामर्श पत्र जारी किया जिसको अपनाया जाना आज भी बाकी है। कोई कदम ठोस उठा नहीं रहे लोग। एक भेड़चाल सी है, कोई पॉपुलर हो जाता है गलत काम करके और वो एक उदाहरण बन जाता है लोगों के लिए। और इस दौड़ में जो जर्नलिस्ट अपनी प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स जिसको बरकरार रखना चाहिए वो पता नहीं क्यों चूक जाता है। 2 बार के अध्ययन के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मीडिया ओनरशिप के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड्स की तरफ इशारा किया। इनमें संचार माध्यमों पर कुछ समूहों का बढ़ता एकाधिकार, एक ही समूह का प्रसारण और वितरण के कारोबार में दखल, प्राइवेट ट्रीटीज यानी विज्ञापन छापने या दिखाने के बदले कंपनियों के शेयर लेना और राजनेताओं, कॉरपोरेट घरानों और धार्मिक संस्थानों का अपने प्रचार के मकसद से मीडिया में निवेश करना अहम है। ट्राई ने इन तमाम मसलों पर आंशिक या पूर्ण पाबंदी की बात कही। अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर मीडिया ओनरशिप को कानूनी जद में लाने की बात कही गई। हालांकि इनमें से कई बिंदु संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी उठाए गए थे, लेकिन संसद में उसके बाद कोई मजबूत पहल होती नहीं दिखी। पहली बात कि जो दिग्गज हैं प्रोफेशन के, चाहे प्रिंट के हों चाहे टीवी के हों, पहले वो स्वीकार कर लें कि सुधार की ज़रूरत है। जब तक वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि सुधार की ज़रूरत है, जब तक वो ये मानते रहेंगे कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, तब तक तो कोई सुधार होने से रहा। 2013 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को ये निर्देश दिया था कि 1 घंटे में 12 मिनट से ज्यादा का विज्ञापन वो प्रसारित न करें। लेकिन मीडिया उद्योग से कई दौर की बातचीत के बाद 2014 में इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिलहाल विज्ञापन को लेकर कोई ठोस नियम कायदा देश में मौजूद नहीं है।
मीडिया के इन तमाम कमजोर पक्षों को कई लोग मीडिया का चरित्र मानते हैं, तो कुछ लोग महज अपवाद या भटकाव। लेकिन इसी के चलते मीडिया के नियमन का सवाल भी उठता रहता है। प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने मीडिया नियमन के लिए मीडिया काउंसिल की पुरजोर वकालत की थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए तीसरे प्रेस आयोग का गठन किया जाना चाहिए। फिलहाल प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए तो देश में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ऐसी कोई भी संस्था मौजूद नहीं है। टीवी चैनलों की तरफ से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जैसी संस्था निगरानी करती है। टीवी उद्योग के बड़े तबके का मानना है कि स्वनियमन ही उसके लिए उचित है, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियमन के लिए स्वायत्त संस्था के पक्ष में हैं। जानकारों का मानना है कि मीडिया में मौजूद सनसनी और तमाम गड़बड़ियों को स्वायत्त संस्था ही दुरुस्त कर सकती है। नव विक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है पत्रकारों की सुरक्षा के हाल। पेरिस हमले के साए में G20 सम्मेलन, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर। प्रधानमंत्री ने साझा रणनीति की बताई जरूरत। देखिए पहली खबर, आतंकवाद बड़ी चुनौती, आज रात 8 बजे। आज के आधुनिक दौर में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो या रेडियो चैनल ही क्यों ना हो। बरसों पहले जनता के बीच जागरूकता के मकसद से मीडिया का आगाज हुआ था, लेकिन वक्त बदला तो मीडिया के बढ़ते कद ने जनता को खूब आकर्षित किया। आंकड़ों पर गौर करें तो हर साल इस क्षेत्र में खासा इजाफा देखा जा रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं मीडिया की मौजूदा स्थिति पर। आज का दौर आधुनिक है। जरिया मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो या फिर लैपटॉप ही क्यों ना हो, इंटरनेट आज हर शख्स की पहली पसंद भी है और ज़रूरत भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से मीडिया के बाकी माध्यम ढीले पड़ने लगे हों। आंकड़ों पर गौर करें तो इंटरनेट के साथ साथ रेडियो, अखबार और टेलीविजन का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ मीडिया पर भी पैनी नजर रखने वाले KPMG फिक्की के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज के दौर में मीडिया का कोई भी माध्यम किसी से कम नहीं है। 2008 में जहां टीवी उद्योग का बाजार 241 बिलियन के आंकड़ों को छू रहा था, तो वहीं 2013 में बाजार 417.2 बिलियन तक पहुंच गया। यानी साफ है कि 5 साल में तकरीबन 2 गुना। और यही आंकड़ा 2014 में 13.8% की बढ़ोतरी के साथ 474.9 बिलियन तक पहुंच गया। प्रिंट यानी अखबार और मैगजीन्स की बात करें तो 2008 में बाजार का मूल्यांकन 172 बिलियन था, जो 2013 में 5 साल बाद बढ़कर 243.1 बिलियन तक पहुंच गया। यही नहीं, एक साल में 8.3% की बढ़ोतरी से बाजार ने 2014 में 263.4 बिलियन का काम किया। रेडियो पर गौर करें तो आंकड़ों में उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। 2008 में रेडियो का बाजार 8.4 बिलियन का कारोबार कर रहा था, तो वहीं 6 साल बाद 2014 में बाजार ने 17.2 बिलियन यानी 2 गुना कारोबार किया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इंटरनेट के इस दौर में अखबारों का दायरा सिमटने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। 2014 इंडियन रीडरशिप सर्वे पर गौर करें तो आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। 2013 में देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार दैनिक जागरण की 1,55,27,000 कॉपियों की बिक्री हुई, जो 2014 में बढ़कर 1,66,31,000 पहुंच गई। इसी तरह देश के कई बड़े अखबारों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया। टॉप 10 बिक्री वाली लिस्ट में हिंदी के 4 अखबार शुमार रहे, जबकि अंग्रेजी के टाइम्स ऑफ इंडिया ने टॉप 10 में अपनी जगह बरकरार रखी है। वहीं मलयालम के 2, मराठी और तमिल का एक डेली भी इस सूची में शामिल रहा। डिजिटल मीडिया की बात करें तो खबरें पढ़ने वाले इंटरनेट यूजर्स की तादाद भी बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है। जानकार इस बढ़ती तादाद को टीवी, अखबार और रेडियो के लिए खतरा मान रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल के आंकड़े इस खतरे को नजरअंदाज करते दिखे। क्योंकि जहां एक और इंटरनेट पर खबरें पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है, तो वहीं टीवी और अखबारों में रुचि रखने वालों की संख्या भी
हर दिन तरक्की कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रेस को देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा हासिल है। कई मौकों पर मीडिया देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे अहम कड़ी भी साबित हुआ है। सरकारें ये दावा करती नहीं थकती कि प्रेस की आज़ादी और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में प्रेस को पूरी आज़ादी और सुरक्षा हासिल नहीं है। कई मुल्क तो पत्रकारिता के लिहाज से किसी नर्क से कम नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल पूरी दुनिया में उठता ही रहा है, लेकिन हाल ही में पत्रकारिता के जोखिम पर भी चर्चा तेज हुई है। दुनिया भर के देशों में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने अलग अलग हैं, लेकिन पत्रकारों, ब्लॉगर्स और लेखकों पर हमले की कहानी दुनिया के हर कोने में जारी है, कहीं कम तो कहीं बहुत ज्यादा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सूचकांक के लिहाज से देखें तो फिनलैंड दुनिया में सबसे आज़ाद मुल्क है। इसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स का नंबर आता है, यानी ऊपर के पायदानों में स्कैंडिनेवियन देशों का कब्जा है। संस्था ने दुनिया को खतरों के लिहाज से 5 भागों में बांटा। इनमें भारत और बांग्लादेश सबसे खतरनाक देशों की सूची से मात्र 1 पायदान ऊपर हैं, यानी हालात इन मुल्कों में आश्वस्त करने वाले नहीं हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने साल की शुरुआत में 180 देशों की रैंकिंग जारी की। इसमें भारत 136वें, बांग्लादेश 146वें, पाकिस्तान 159वें और श्रीलंका 165वें नंबर पर मौजूद है, यानी दक्षिण एशिया का प्रदर्शन इस सूची में बेहद खस्ता हाल है। पत्रकारों पर हमले की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन इस पर चिंता जताए जाने के बावजूद लगाम नहीं कसी जा रही। पत्रकारों की सुरक्षा पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 2015 में अब तक दुनिया भर में 47 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। 2014 में ये 61 थी और 2013 में 71 पत्रकारों की हत्या हुई। भारत की बात करें तो सीपीजे के मुताबिक 1992 से लेकर अब तक भारत में 62 मीडिया कर्मियों की हत्या हो चुकी है। इसमें 37 मामलों में हत्या का मकसद साफ है, जबकि 22 मामलों में हत्या का मकसद साफ नहीं हो पाया। सुरक्षा की चिंता सिर्फ मुख्य धारा के पत्रकारों की ही नहीं बढ़ी है, बल्कि सोशल मीडिया पर लिखने वाले और ब्लॉगर्स के खिलाफ भी असहिष्णुता बढ़ी है। इसका अंदाजा पड़ोसी देश बांग्लादेश से समझा जा सकता है, जहां 1998 से लेकर अब तक ब्लॉगर सहित कुल 18 पत्रकारों की हत्या हुई है। इनमें 7 तो 2012 के बाद मारे गए, यानी हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में हमले बढ़े हैं और ज्यादातर मामलों में ये हमले धर्म की आलोचना के चलते हुए हैं। चरमपंथी संगठन अंसार उल सलाम ने न सिर्फ हत्याएं की, बल्कि धार्मिक आडंबरों के खिलाफ लिखने वाले तमाम ब्लॉगर्स को धमकी भी दे रहा है। बताया जा रहा है कि संगठन ने बांग्लादेश में 84 नास्तिक ब्लॉगर्स की सूची बनाई हुई है और उन सबको लिखना बंद करने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, इसी साल की शुरुआत में धार्मिक भावनाओं की आड़ में पेरिस के शार्ली एब्दो के दफ्तर को भी निशाना बनाकर 12 पत्रकारों की निर्मम हत्या कर दी गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फिलहाल इरिट्रिया, उत्तरी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया और चीन सबसे निचले पायदान वाले देश हैं। सबसे नीचे इरिट्रिया में तानाशाही शासन है और इस पूर्व अफ्रीकी देश की बदहाली की खबरें बाहर आना लगभग नामुमकिन है। इस देश के कई पत्रकारों को मजबूरन देश छोड़ना पड़ा है। इरिट्रिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के लिए पेरिस से चलने वाले रेडियो एरिना को इकलौता स्रोत माना जाता है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और पत्रकारिता की बात हो और प्रिंटिंग यानी मुद्रण की बात हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। प्रिंटिंग के आविष्कार से पहले सारी किताबें हाथ से ही लिखी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय और मेहनत की बचत के लिए प्रिंटिंग मशीनें और टाइप मशीनों से काम लिया जाने लगा। ये वो जमाना था जब दुनिया में हाथ से ही लिखा जाता था। छपाई या लिखावट के लिए भोजपत्र, पेड़ों की छाल, पत्ते और मिट्टी का इस्तेमाल मुद्रण के बेहद प्राचीन जरिए हैं। लेकिन इसमें काफी श्रम और समय की जरूरत होती थी। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, लिहाजा समय और मेहनत को बचाने के लिए मुद्रण की शुरुआत हुई। भोजपत्र में लिखा जाता था, वो भी प्रिंटिंग था। वहाँ से अगर हम चलें, हम छालों पर लिखते थे,
पत्तियों पर लिखते थे, मिट्टी के ऊपर उसका एक छोटा सा वो बनाकर, एक गिट्टी टाइप का बनाकर उस पर लिखते थे, लकड़ी पर लिखते थे, सब्जियों पर लिखते थे, दीवालों पर लिखते थे, और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम मेटल पर लिखने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक मुद्रण कला का प्रयोग पहली बार चीन में शुरू हुआ। तब 650 ईस्वी में भगवान बुद्ध की मूर्ति छापी गई। किताबों की बात करें तो चीन के शास्त्र बुद्ध गुफाओं से मिली डायमंड सूत्र नाम की पुस्तक को ही संसार की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। इसके बाद टाइप मशीन की खोज हुई, जिसे 1041 ईस्वी में पहली बार चीन के कैपी शेंग ने बनाया। चीनी मिट्टी के बने ये टाइप अच्छी छपाई नहीं करते थे, इसलिए शेंग ने टीन के टाइप बनाए। चीन में लकड़ी के टाइप का विकास हुआ, लेकिन अलग अलग वर्णों के टाइप बनाने का श्रेय जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग को जाता है। गुटेनबर्ग ने इन टाइपों का आविष्कार 1440 से लेकर 1450 ईस्वी के बीच किया और 1456 ईस्वी में 42 लाइनों वाली बाइबिल छापी गई। इस बाइबिल को ही यूरोप की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। बाद में औद्योगिक क्रांति की बदौलत मुद्रण कला का लगातार विस्तार हुआ। भारत में छपाई का इतिहास 1556 ईस्वी से शुरू होता है। भारत में पहली प्रेस 6 दिसंबर 1556 को आई। कहा जाता है कि ये प्रेस पुर्तगाल से ओबिसिनिया यानी वर्तमान इथियोपिया के लिए भेजी गई थी, लेकिन उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी थी, इसलिए भारत होकर ही अबिसिनिया को जाना पड़ता था। किन्हीं कारणों से ये प्रेस अबिसिनिया न जाकर गोवा में ही रह गई और सन 1557 में यही सेंट जेवियर ने डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ नाम की किताब छपवाई। इसके बाद भारत में मुद्रण कला का व्यापक विस्तार बंगाल में हुआ। 1778 में हुबली में बांग्ला भाषा का व्याकरण छपा। प्रिंटिंग कब शुरू हुई इसके बारे में लोगों का विभिन्न मत है, लेकिन ये सत्य है कि सबसे पहली प्रेस गोवा में लगी थी, पौंडीचेरी में आई, कलकत्ता में गई, और इस तरह प्रिंटिंग डेवलप करती गई हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हम शायद अपने को इतना प्रोपगेट नहीं कर पाए, हम हिस्ट्री को इतना अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए शायद बहुत कम लोगों को पता है कि प्रिंटिंग के पायनियर हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। 1779 में देवनागरी लिपि में पहली पुस्तक छपी, जिसका नाम था हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण। इसे गिलक्राइस्ट ने छपवाया था। 1870 के दशक में कैलेंडर, पुस्तक और अन्य प्रकाशनों के लिए छपी तस्वीरों की मांग बढ़ी। इस वजह से एक ही कागज पर छपाई की लोकप्रियता बढ़ी। आगे पूरे भारत में अनेक आर्ट स्टूडियो और छापे खाने तैयार हुए। मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बुक डिपो की स्थापना की। इसे एशिया में सबसे पुराने छपाई और प्रकाशन प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता मिली। यही स्टोन ब्लॉक के साथ अखबार और किताबों की छपाई होने लगी। 1921 में बंगाल के शांति निकेतन में नंदलाल बोस ने कला भवन की स्थापना की। इसके साथ भारत में छपाई कला लोकप्रिय हुई। 1955 में कमल कृष्ण और देवयानी कृष्ण छापे खाने को दिल्ली लेकर आए, जिससे बहुरंगी इटैलिंग्लियो और कार्ल ग्राफ तक की तकनीक लोकप्रिय हुई। 1990 के दशक में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना के साथ प्रिंटिंग में नई क्रांति आई और आज प्रिंटिंग की एक अत्याधुनिक, त्रुटिहीन और रफ्तार भरी शक्ल हमारे सामने है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। इजाजत दीजिए, नमस्कार।